हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जिमनी क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे सीपीसीटी के 13 मई 2023 के शिफ्ट 2 के पेपर की। पेपर को क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद ये है ताकि हम आने वाले क्वेश्चंस को डिटेल में समझ पाएं, क्योंकि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ हम इनमें आने वाले ऑप्शंस को भी डिटेल में समझते हैं और इन डिटेल क्वेश्चन को समझने के आधार पर आप किसी भी एग्जाम को इजिली पास कर पाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के इस पेपर सीरीज को हम शुरू करते हैं। इससे पहले भी कई सारे पेपर सॉल्व किए हैं, आप उनकी वीडियो जरूर देखें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और पेपर आपको अगर देखना हो तो सीपीसीटी की वेबसाइट पे आकर आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का? एमएस वर्ड, स्क्रीन सेवर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एंटीवायरस। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ आप देख पा रहे हैं, मैं आपको समझा दूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन है हमारे पास एमएस वर्ड, स्क्रीन सेवर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस। तो यहाँ पे पूछा गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको पहले दो बातें पता हो कि कंप्यूटर दो चीज से मिलकर बनता है, एक बनता है हार्डवेयर से मिलकर और एक बनता है सॉफ्टवेयर से मिलकर। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने काफी टाइम पढ़ रखा है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर के भी टाइप्स होते हैं। वैसे तो कई प्रकार के टाइप्स होते हैं, लेकिन बेसिकली सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा टाइप होता है उसे बोलते हैं हम यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अब यहाँ पे पूछा गया सिस्टम सॉफ्टवेयर की जगह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, अगली बार हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको पता होना चाहिए। तो पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का विभाग होता है, इसे हम छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर को अगर डेफिनेशन में देखें तो सेट ऑफ कोड या सेट ऑफ प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। यानी कि इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है उससे मॉड्यूल बनता है, मॉड्यूल से प्रोग्राम बनते हैं और प्रोग्राम से बनता है हमारा सॉफ्टवेयर। और इस सॉफ्टवेयर के होते हैं दो टाइप, एक होता है सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो होता है जो किसी हार्डवेयर को बताता है उसे कैसे काम करना है या कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं कोई सिस्टम को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर विंडो एक्सपी, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सिस्टम को चलाते हैं। मोबाइल्स में अगर बात करें जैसे कि एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल को चलाने में या मशीन को चलाने में या सिस्टम को चलाने में यूज होता है। एक सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग किसी पर्टिकुलर टास्क करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम बात करें एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम बात करें पेंट, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जितने भी एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी एप्लीकेशन जो परफॉर्म करते हैं कोई पर्टिकुलर टास्क, उन सबको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जबकि ओवरऑल सिस्टम को चलाते हैं ये। तो यहाँ पे पूछा गया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो एमएस वर्ड एक नॉर्मल सी बात है, हम सब देख पा रहे हैं कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। स्क्रीन सेवर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि स्क्रीन सेवर डेडिकेटेड कोई सॉफ्टवेयर नहीं, लेकिन एक तरह से देखें तो एक प्रोग्राम जरूर है, एक छोटा सा प्रोग्राम जो स्क्रीन सेवर काम करता है, तो इसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काउंट कर सकते हैं। बट रियल में बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडो एक्सपी 10, 7 ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। तो इसका सही आंसर होने वाला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल जो नहीं है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और डिटेल में मैं आपको बात बताऊं तो एंटीवायरस जो है वो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलावा ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम भी है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से हम इसे बोल सकते हैं, एंटीवायरस को गलत नहीं होगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। और पीसी पैकेज के अंतर्गत एमएस वर्ड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई कंप्यूटर ऑन है लेकिन सिस्टम रीसेट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, मतलब कंप्यूटर जो है हमारे पास ये ऑन है बट कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो एक किस स्थिति को दर्शाता है? मतलब कंप्यूटर एक तरह से आपका रुक सा गया है, तो इसे हम बोलते हैं एक तरह से जैसे लैगिंग करना होता है, वो अटकना होता है, बट पूरी तरीके से रुक गया है, तो उसे हम बोलते हैं हैंग होना, यानी कंप्यूटर हमारा हैंग हो चुका है। अब हैंग क्यों होता है उसका रीजन भी आप समझ लीजिए। मेरे पास ये कंप्यूटर मॉनिटर है, ठीक है, ये मेरे पास सीपीयू है। सीपीयू के अंदर आप सभी जानते हैं कि एक रैम होती है और सीपीयू के अंदर हम सभी जानते हैं हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। बाकी मदरबोर्ड वगैरह और चीजें भी होती हैं। हार्ड डिस्क का काम होता है स्टोरेज का, यानी कि इसमें सारा डेटा स्टोर होता है, ये सभी हम समझते हैं। और रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका काम होता है वर्तमान में जो भी स्क्रीन पर चल रहा है उसको दिखाने का। यानी कि अगर आप मान लो कंप्यूटर पे अंदर पेंट ओपन करते हैं तो पेंट सेव है हार्ड डिस्क में, जैसे आप उसे ओपन करते हैं वो सेव होकर जाता है रैम पर। फिर आप जो भी पेंटिंग कर रहे होते हैं वो सेव होती है रैम पर, और जैसे आप पेंट को क्लोज कर देंगे बिना सेव करे तो रैम में डेटा जब तक होता है जब तक कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर स्क्रीन से डेटा गया तो रैम में से डाटा गायब हो जाएगा, ये हम सभी को पता है। रैम में डेटा सेव तब तक होगा जब तक कि दिख रहा है, अगर हमने क्लोज कर दिया या कंप्यूटर को ऑफ कर दिया तो इसका डेटा जीरो हो जाएगा, लेकिन हार्ड डिस्क का डेटा जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक नहीं हटेगा।
इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, जो कि पूरी तरीके से जीरो होती है। ठीक, जीरो होती है, इसका डेटा मतलब इसमें कुछ भी नहीं होता है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑन होते से कुछ फाइलें रोम में आ जाती है, रैम में आ जाती है, और रैम में आने के बाद फिर वो स्क्रीन पे दिखाई देती है, और हम जो भी काम करते हैं वो हार्ड डिस्क से ही रैम पर आते हैं, और फिर काम होता है। जब हम काम को क्लोज करते हैं वापस से वो हार्ड डिस्क में चले जाते हैं। अब बात आती है हैंग होने की। तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि मैंने मान लो आपके कंप्यूटर में रैम है 2 GB की रैम है, आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम है, और आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से मान लो 500 GB की। अब आपने यहाँ पे कोई एप्लीकेशन ओपन की, एप्लीकेशन का मेरा मतलब है इसके MS वर्ड ओपन किया, तो मैंने जो भी बताया आपको, हार्ड डिस्क जो भी आप ओपन करेंगे वो हार्ड डिस्क से कहाँ आएगा, रैम पर आएगा। तो हार्ड डिस्क से कहाँ पर आएगा, रैम पर आएगा। ठीक है, तो 2 GB की रैम है, मैंने हार्ड डिस्क में से MS वर्ड लिया, तो उसमें कुछ 200 MB या 300 MB रिजर्व कर ली रैम में। MS वर्ड चल ही रहा था, मैंने साथ ही साथ उसमें एक गेम भी खोल दिया। अब गेम जो थोड़ा सा हैवी होते हैं तो ज्यादा स्टोरेज ले लेंगे, मान लो उसने 1 GB ले लिया। इस तरह से मैंने एक और एप्लीकेशन खोल दी, इंटरनेट खोल दिया यूट्यूब वगैरह ब्राउजर्स पे, तो उसने और 1 GB ले लिया, तो पूरा 2 GB तो बिजी हो गया ना। अब तीसरे कोई मैं चीज खोलूंगा तो होने के लिए रैम में जगह नहीं है। तो आप एक साथ पे ज्यादा काम अगर कर रहे हैं और रैम कम है तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो हैंग होने का मतलब क्या है, अब आप कंप्यूटर को जैसे ही ऑफ करेंगे, ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया कि रैम में डेटा जब तक रहता है तब तक की ऑन रह रहा है या स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे आप कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो रैम जीरो हो जाएगी फिर से, और वापस से सारी एप्लीकेशन हार्ड डिस्क में आ जाएंगी। अब आप कंप्यूटर को शुरू से स्टार्ट करेंगे तो डाटा हार्ड डिस्क से वापस रैम पर आएगा और फिर स्क्रीन पे दिखाई देगा। लेकिन आप ज्यादा डेटा अगर एक बार में रैम पे ले आएंगे तो कंप्यूटर फिर से हैंग हो जाएगा। सेम हमारा काम मोबाइल के साथ भी सेम होता है। अगर आप फेसबुक खोल रहे हैं, व्हाट्सअप खोल रहे हैं, अगर रैम ज्यादा है तो आप खोलते चले जाओ, कुछ नहीं होगा। लेकिन रैम अगर कम है तो फेसबुक व्हाट्सअप खोलने के बाद तीसरी एप्लीकेशन जैसे ही खोलेंगे मोबाइल हैंग हो जाएगा। आप पुरानी एप्लीकेशन क्लोज करेंगे मोबाइल सही चलने लगेगा, या मोबाइल को ऑफ करके ऑन करेंगे तो अभी सही हो जाएगा। तो आप समझ गए, यहाँ पे कंप्यूटर ऑन है लेकिन सिस्टम में अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है जिसका मतलब वो हैंग हो चुका है। तो यहाँ पे हैंग को मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया कि रैम का काम क्या होता है, हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, और ऑफ होने पे डेटा किस में से जाता है किस में रहता है। आने वाले क्वेश्चन इसके बारे में हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय कंपाइलर, यहाँ पे पूछा रहा है कंपाइलर क्या करता है। तो देखिए कंपाइलर होता है क्या है, देखो विकल्प की बात तो हम कर ही लेंगे, जब आपको कंपाइलर समझ में आ गया तो कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आए आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले कंपाइलर क्या होता है वो समझे, उससे पहले हम समझ पड़ेगी लैंग्वेज। देखिए हमारे पास कंप्यूटर में लैंग्वेजेस होती है, कंप्यूटर की एक ही लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 0 और 1 होती है मशीन लैंग्वेज। और कंप्यूटर को जो समझ आती है वो मशीन लैंग्वेज 0 1 समझ में आती है, और हमें समझ में आती है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, अब मशीन लैंग्वेज तो मशीन को समझ में आती है, हाई लेवल लैंग्वेज हमें समझ में आती है। लेकिन अगर हम मशीन को कोई बात समझाएंगे तो मशीन को मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, और हम इंसानों को समझ में आती है हाई लेवल। ठीक है, तो हम मशीन को कैसे समझाएंगे, तो हम हाई लेवल में समझाएंगे। हाई लेवल को कन्वर्ट करेगा कौन, बीच में कंपाइलर। तो कंपाइलर कौन होता है, ट्रांसलेटर होता है, जो प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करके फिर मशीन को समझाता है। फिर मशीन वापस से कंपाइलर में जाती है और वो वापस से हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करके हमें समझाता है। कहने का मतलब ये है, अगर मुझे कंप्यूटर में राम लिखना है तो मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा यहाँ पे राम। ठीक है, ये राम कंपाइलर में जाएगा और इसका यूनिक कोड 0101 जो कोड है वो बनेगा। बनने के बाद मशीन को 0101 मिलेगा, मशीन उस कोड को समझेगी और बदले में मुझे आउटपुट में 0101 देगी। वापस से कंपाइलर उसको कन्वर्ट करेगा राम में, और मुझे स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, राम, मॉनिटर स्क्रीन पर। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर से हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं। इसके बीच में एक और लैंग्वेज होती है, इसका नाम होता है असेंबली लैंग्वेज। तो आप लैंग्वेज कैसे याद रख सकते हैं कि पहले चलती थी मशीन लैंग्वेज, फिर आई असेंबली लैंग्वेज, और उसके बाद आई हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसलिए इसे बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। ये भी आप याद रखें, इसे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज ही बोला जाता है, या इसे मशीन लैंग्वेज ही बोला जाता है, या इसे लो लेवल लैंग्वेज ही बोला जाता है, लो लेवल लैंग्वेज। तो इसके 3 नाम है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, या मशीन लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज जो है वो है असेंबली लैंग्वेज, इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज ही बोला जाता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज। और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि आप देख ही रहे हैं। तो आजकल जितने प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में ही बनाए जाते हैं। अब चूंकि कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ में आती है और हमें हाई लेवल, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना थोड़ा हमारे लिए कठिन है, हमने अपने लिए हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप की। तो इसे ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है, कंपाइलर। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर एक कोड लिखे होते हैं कि जब भी कोई हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेगा तो उसे कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में। तो अब आपको समझ में आ गया कंपाइलर क्या है। अब हम देखते हैं कंपाइलर क्या करता है। तो ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादित करता है, एक तरह से ट्रांसलेट करता है। तो सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, तो जो मैं लिखता हूं हाई लेवल लैंग्वेज में उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। फिर बाद में इसे मशीन में बदल दिया जाता है, यानी 01 वाले कोड को बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड।
तो सोर्स कोड मतलब जैसे मैं जो लिख रहा हूँ वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, मशीन को समझ में नहीं आएगा, कंपाइलर में जाएगा और वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा। ऑब्जेक्ट कोड मतलब 0-1 का कोड जो हमें समझ में नहीं आता, मशीन इसको समझेगी और बदले में ऑब्जेक्ट कोड देगी, फिर ऑब्जेक्ट कोड से वापस से कंपाइलर लेकर उसे सोर्स कोड में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट एक्चुअल में सोर्स कोड मतलब वो जहां से कोड निकल रहा है, यानी कि हमारे द्वारा, और ऑब्जेक्ट कोड वो जिसमें वो अनुवादित हो रहा है, यानी कि ट्रांसलेट हो रहा है। अब यहां पर पूछा है क्या करता है, तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में बदलता है, सही बात है। ये निम्न स्तरीय भाषा है, तो ये निम्न स्तरीय भाषा नहीं है, क्योंकि ये कोई लैंग्वेज नहीं है, एक ट्रांसलेटर है। ये एक असेंबली भाषा है, बिल्कुल नहीं। असेंबली लैंग्वेज कंपाइलर मैंने बताया एक ट्रांसलेटर है। ये ऑब्जेक्ट कोड को असेंबली भाषा में बदलता है, बिल्कुल नहीं। उसको कौन बदलता है? उसको तो असेंबलर बदलता है। तो अगली बार हो सकता है असेंबलर क्वेश्चन आ जाए, तो आप याद रखें असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। अगर हम असेंबली लैंग्वेज को लिख रहे हैं तो उसे कन्वर्ट करने में कौन लगेगा? असेंबलर। और अगर हम हाई लेवल में लिख रहे हैं तो लगेगा कंपाइलर। तो उम्मीद है आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, कंपाइलर, असेंबलर। अगला क्वेश्चन इसके बारे में हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कीबोर्ड की लाइक कैप्स लॉक दैट रन ए फीचर ऑन और ऑफ आर कॉल्ड। किसी फीचर को चालू या बंद करने के लिए कैप्स लॉक जैसी की कीबोर्ड कीज क्या कहलाते हैं? देखिए, कीबोर्ड के अंतर्गत हम सभी जानते हैं कई तरह के की होते हैं। तो कीबोर्ड तो आप जानते हैं इसमें कितनी की होती है, 101 से लेके 105 तक की होती है, यह क्वेश्चन भी आ सकता है। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 120 से भी ज्यादा होते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड वो होता है इसमें गाने प्ले पॉज करने के बटन ऊपर एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 से लेके 105 तक होते हैं, कोई फिक्स नहीं है, अलग कीबोर्ड में अलग हो सकते हैं। दूसरा याद रखें आप, जो ऊपर की तरफ F1, F2, F3 की होती है, इन की को क्या बोला जाता है? फंक्शन की बोला जाता है। और फंक्शन की जो होती है वो कितनी होती है? 12 होती है, F1 से लेके F12 तक। ठीक है। दूसरा आप याद रखें, यहाँ पे कुछ स्पेशल पर्पस की भी होती है जो स्पेशल कामों के लिए यूज की जाती है। जैसे कि स्पेशल पर्पस की इसमें हम बात कर सकते हैं, जैसे कि FN, ठीक है, फंक्शन की होती है, स्पेशल पर्पस के लिए यूज की जाती है। इस तरह से प्रिंट स्क्रीन, इससे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं कंप्यूटर में प्रिंट स्क्रीन की मदद से। ऐसी और भी छोटी छोटी कीज होती है, हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस कीज, नाम से स्पेशल पर्पस के लिए। अगला जो होता है वो फंक्शन की बता ही दिया। टॉगल कीज, तो यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए जिस की का यूज किया था ना, टॉगल कीज कहते हैं। जैसे कि हम बात करें कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नंबर लॉक, तो इस तरह की कीज को हम टॉगल कीज कहते हैं, क्योंकि ये किसी तरीके से किसी सिस्टम को ऑन या ऑफ करते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर आपने स्क्रॉल लॉक बटन को प्रेस किया तो आपके कीबोर्ड में स्क्रॉल लॉक की लाइट ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद ये हो जाएगा स्क्रॉल लॉक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप स्क्रॉलिंग जो करते हैं, जैसे कि मान लो आप एक्सेल में और आप अप एरो से ऊपर जाते हैं, लेकिन अगर आपने स्क्रॉल लॉक कर दिया तो अप एरो से ऊपर नहीं जाएगा, वो स्क्रॉल करने लगेगा। ठीक है, यानी स्क्रॉल लॉक को ऑन कर दिया आपने, और इस तरह से अगर आपने उसको बंद कर दिया तो वो वापस से नॉर्मली काम करने लगेगा। इसी तरीके से हम कैप्स लॉक की बात करें तो कैपिटल स्मॉल, हम कैप्स लॉक बटन दबा के ऑन ऑफ कर सकते हैं। और बात करें नंबर लॉक की, तो आपके नंबर काम नहीं करेंगे अगर नम लॉक जो है उसे हमने क्या कर दिया? प्रेस कर दिया, ऑन कर दिया तो नम काम करेंगे, और अगर हमने ऑफ कर दिया तो नम काम नहीं करेंगे। कैप्स ऑन कर दिया तो कैप्स कैपिटल हो जाएंगे, और स्क्रॉल लॉक कर दिया तो स्क्रॉलिंग होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे सही आंसर टॉगल कीज है। कॉम्बिनेशन कीज में तो ये आ जाती है आपकी, जैसे कि शिफ्ट के साथ हम प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस करते हैं, अल्टर के साथ प्लस करते हैं, तो इन्हें कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। तो उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। असेंबलर काम क्या है? देखिए, जस्ट मैंने ऊपर ही समझाया, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, जस्ट अभी समझा। कई बार क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज से, तो इसलिए आप बिल्कुल याद ही रखें इसको। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है कौन? कंपाइलर। ठीक है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? असेंबलर। असेंबली भाषा को उच्च भाषा में बदलता है, ऐसा कुछ यूज नहीं होता, क्योंकि हम क्यों बदलेंगे ऐसा? हम असेंबली से उच्च स्तरीय में क्यों बदलेंगे? क्योंकि मशीन में ही बदलना होता है, हमें मशीन की भाषा ही होती है मशीन लैंग्वेज, बेसिक भाषा तो कुछ होती ही नहीं। तो सही आंसर इसका असेंबली भाषा का मशीन भाषा में बदलना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैकवर्ड लूम से क्या आशय है? तो देखिए, जैकवर्ड लूम क्या है? एक बुनाई मशीन है जिसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या होता था? पहले के टाइम पे डेटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था, जो कि एक तरह के, जो हम जैसे बुनाई मशीन जो होती है इसमें छेद होते हैं, तो इसमें डेटा कैसे रखा जाता था? पंच कार्ड को मशीन में रखा जाता था। मान लो आपको ए रखना है, तो पंच कार्ड के अंदर ऐसे ए के छेद हो जाते थे छोटे छोटे, इस तरीके से डेटा इस तरह से स्टोर करते थे, और बाद में मशीन को दिया जाता था, तो मशीन वो छेदों को रीड करके डेटा को रीड कर लेती थी। तो इस तरह से पंच कार्ड को आईवीएम कार्ड भी बोला जाता है, क्योंकि आईवीएम द्वारा डेवलप किया गया था ये। तो एक बुनाई मशीन जिसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, वो क्या था? जैकुलम लूम से क्या आशय है? तो आप इसको याद रखें, जैकवर्ड लूम।
जो कि एक बुनाई मशीन में जैसे पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। ये कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं, बस आप इसे याद ही रख सकते हैं। पूछा यही जा सकता है कि इसको पंच कार्ड को और किस नाम से जानते हो, तो आप बोल सकते हैं IBM पंच कार्ड नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पर को विद्युत रूप से प्रोग्राम किया जाता है और मिटाया जाता है। इसे लगभग 10,000 बार मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है। यहाँ में किसकी बात हो रही है, तो ये बात हो रही है रोम की। तो हम सभी जानते हैं रोम एक रीड ओनली मेमोरी होती है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ रोम के बारे में। तो ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, ये आपका CPU है। तो हम सभी जानते हैं डेटा जो होता है वो CPU से ही आपके इस पे दिखाई देता है। CPU मतलब मेरा सिस्टम यूनिट से है। इसके अंदर होती है एक रैम, ये हम सभी जानते हैं, और एक होती है हार्ड डिस्क, और इधर जो होती है मदरबोर्ड में पहले से फिट होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी से बोला जाता है। अब रोम जो होती है वो मैन्युफैक्चर द्वारा, मतलब जिसने इस मदरबोर्ड को बनाया है उसके द्वारा लगाई जाती है, जबकि रैम और हार्ड डिस्क अलग से लगाई जा सकती है, बट रोम जो होती है वो उसके द्वारा सेट की जाती है मैन्युफैक्चर द्वारा। जैसे LG कंपनी है, तो LG कंपनी अपना एक मदरबोर्ड में ये पहले से सेट करके रखेगी मेमोरी में कुछ डेटा। वो डेटा क्या होता है, वो एक प्रोग्राम होता है जो कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं POST। कई बार क्वेश्चन आए CPST में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को लेके। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का एक प्रोग्राम जो होता है वो रोम के अंदर इंस्टॉल होता है। जैसे कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो पावर एंड सेल्फ टेस्ट का प्रोग्राम रोम से लोड होकर रैम पे आ जाता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का प्रोग्राम लोड होकर रैम पे आ जाता है, और रैम पे आने के बाद फिर ये बायोस को चेक करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करता है। ठीक है, बायोस को चेक करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि एक पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का प्रोग्राम है, ये टेस्ट करता है कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस सही तरीके से कनेक्टेड है या नहीं। अगर नहीं है तो रैम की मदद से वो एरर डिस्प्ले करेगा हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर, कीबोर्ड नॉट प्रेजेंट, माउस नॉट प्रेजेंट, CPU फैन नॉट वर्किंग, इस तरह के एरर्स, या हार्ड डिस्क आपकी वर्क नहीं कर रही, इस तरह के एरर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो इस प्रोग्राम की मदद से ही होते हैं। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग की प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। तो बूटिंग, अब डेफिनेशन में अगर बात करें तो बूटिंग के समय यानी कंप्यूटर के स्टार्ट होते समय स्क्रीन पर जो इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम चलता है वो रोम की मदद से चलता है। वो डेटा रोम पर ही सेव होता है, और रोम से डेटा कहां पे आ रहा था, रैम पर, और रैम से फिर स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होने लगता है उसके बाद डेटा हार्ड डिस्क से रैम पर आने लगता है, और रोम का काम वहां पे खत्म हो जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में डेटा आता है वो कहां से आता है, रोम से। इतना हमें समझ में आया। दूसरा, रोम को हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, मतलब इस डेटा को केवल हम पढ़ सकते हैं। अगर आप इसमें कोई लिखने की कोशिश करेंगे, मिटाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन रोम के भी टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, तो पहला जो टाइप होता है उसे बोलते हैं हम EPROM, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक होती है EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक होती है आपकी PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम के हमने देखे 3 टाइप हो गए। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये कि ऐसी मेमोरी जिसको प्रोग्राम लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं ब्लैंक रोम। किसी ने मैन्युफैक्चर ने इसमें भी तो लिखा होगा ना, तो इस तरह के रोम को हम बोलते हैं PROM। ओके, उसके बाद अगली जो होती है इलेक्ट्रॉनिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें इरेज किया जा सकता है, इरेजेबल, यानी कि इसमें इरेज किया जा सकता है प्रोग्राम जो लिखा गया, और फिर रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी रोम जिसमें जो प्रोग्राम है उसे इरेज करके फिर से लिखा जा सकता है, यानी कि इस वाली EPROM को इरेज करके फिर से लिखा जा सकता है। जबकि हम पढ़ रहे हैं कि रोम में ऐसा एडिटिंग नहीं की जा सकती, लेकिन EPROM में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। इरेज तो किया जाता है लेकिन थोड़ा महंगा और कॉस्टली होता है ये, बट हम डेटा मिटा सकते हैं और वापस से लिख सकते हैं। तो एक रैम होती है इसमें डेटा लिखा जाता है, एक वो होती है इसमें लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है एक ही बार। ज्यादा करेंगे तो वो वापस से आपको वो ये कॉस्टली लगेगा। दूसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल, यानी कि इसमें भी इरेज किया जाता है प्रोग्राम को और वापस से लिखा जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इरेज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकल तरीके से मतलब यहाँ पे जो इरेज करने का टेक्निक है वो अलग है, और यहाँ पे तरीका यूज किया रहा है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया था, विद्युत रूप से यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोग्राम किया जाता है और मिटाया जाता है। विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉनिकल तरीके से मिटाया जाता है और लिखा जाता है, जिसे 10,000 बार मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है। इस तरह की रोम का हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपको याद रहेगा ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ये PROM। मास रोम तो ऐसा कुछ नहीं, तो आप इस चीज को याद रखें, ये रोम के ही टाइप है। तो क्वेश्चन रोम से ना पूछ के रोम के भी कितने अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आप समझ सकते हैं CPST का लेवल। बट आप इन चीजों को याद रखेंगे, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बायोस, तो इससे भी क्वेश्चन अगली बार आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब इससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो मीटिंग कर सकते हैं, इस तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। तो एक बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते थे कि डीओ होता है ना, एक जूम भी होते हैं अपने पास, इसके अलावा मीट भी होते हैं, ठीक है ना। तो देखो डीओ डीओ जो है वो गूगल का ही है और मीट भी गूगल का ही है, बट वीडियो कॉलिंग की बात होती है, वीडियो कॉलिंग। तो वीडियो कॉलिंग एक अलग चीज होती है जिसमें हम लोगों से बात कर सकते हैं, और मीट में भी तो वीडियो कॉलिंग होती है, हाँ होती है, बट इसका पर्पस होता है मीटिंग। तो कुल मिला कहने का मतलब मीटिंग का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं आराम से, और अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपने स्क्रीन वगैरह, अपने नोट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो कॉलिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें केवल 1 to 1, इसमें भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं बहुत सारे लोग भी, बट उससे वीडियो कॉलिंग के हिसाब से बनाया गया है, कॉलिंग पे जैसे लोग जुड़ते हैं, और ये ऑफिस पर्पज से बनाया गया है मीटिंग के हिसाब से। तो डीओ और मीट गूगल के ही है, बट मीट मीटिंग करने के लिए, डीओ वीडियो कॉलिंग के लिए। जूम जो है वो भी मीट की तरह ही है, बट ये गूगल का नहीं है, इंडिविजुअल एक सॉफ्टवेयर लॉकडाउन में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, तो जूम की वजह से हम मीटिंग कर सकते हैं। तो गूगल मीट यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सॉफ्टवेयर है। डॉक्यूमेंट्स में से मतलब एमएस वर्ड का एक टाइप है, एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट बनाती है, गूगल डॉक गूगल की तरफ से बनाया गया सॉफ्टवेयर है। मैप तो आप सभी जानते हो, जी पे जो आप यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सही आंसर है गूगल मीट। तो इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन कवर करते हैं, आने वाली वीडियो में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पर्पस ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, पर्पस है डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।